अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सबके खैरियत से? स्ट्रेंथ कम दिख रही है आज मुझे काफ़ी। लेफ्ट साइड तो पूरी खाली पड़ी है। क्या चीज़? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था? प्रैक्टिस की थी, ठीक है। सॉरी। और उससे लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स को हमने देखा था, सही है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा इफ एलिफ एल्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक का नाम है नेस्टेड इफ। स्क्रीन शेयर हो गई है? अच्छा, तो आज कोशिश करेंगे कि भाई नेस्टेड इफ पढ़ें, मल्टीपल इफ पढ़ें और लिस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद एंड में कोशिश करूँगा मैं कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूँ यहाँ पे 20 मिनट्स के अराउंड, ताकि आप लोग जो पढ़ा है उसको हाथ कर प्रैक्टिस भी करें, सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने इफ और एल्स सबसे पहले हमने वो डिस्कस किया था, ठीक है। अगर मैं आपको वापसी ले चलूँ एक क्विक रिव्यू के लिए, तो हमने क्या किया था भाई? इफ लिखा था, जो कि हमें कंडीशन चेक करनी है उसको कंडीशन हम लिखते थे, सही है। और कंडीशन को अगर हम ट्रू मान लेते, मतलब अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती तो हमारे पास इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती, सही है। अदरवाइज अगर यहाँ पर इस कंडीशन वाली जगह पर फॉल्स आ जाता तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, फिर कहाँ कौन सी होती? एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती, सही है। और हमने इसको देखा था काफ़ी जो है ना डायनेमिकली एल्स जो है काफ़ी सारी वैल्यूज़ को कवर कर लेता है, सही है। अच्छा, फिर हमने एलिफ के साथ किस तरह देखा था इसको कि भाई हम वही इफ लिखेंगे और जो हमें कंडीशन लिखनी है हम कंडीशन लिखेंगे, और अगर कंडीशन पे ट्रू हो जाने पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोई भी अपनी लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे? कोई भी लॉजिक सॉरी एग्जीक्यूट कर रहे थे, ठीक है। सिंपल हमने ग्रेड स्टेटमेंट लिखी थी यहाँ पे। फिर हमने क्या कहा था भाई? हमारे पास कंडीशन 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर 2 कंडीशन होंगी तो कौन सी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे? सिंपल इफ एल्स। अगर 2 से ज़्यादा कंडीशन हो तो हमने देखा था कि हम एलिफ के साथ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास बाकी कंडीशंस थी हमने उसको एलिफ के साथ लिखा, ठीक है। एलिफ के बाद हमने कंडीशन लिखी और कंडीशन के ट्रू हो जाने पर हमने कहा भाई ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देना, मतलब प्रिंट करवा देना मेरा मैसेज। सिमिलरली हमने और एलिफ की कंडीशन लिखी और सबसे लास्ट वाली कंडीशन को हमने एल्स में हैंडल किया था, सही है। तो कोई रिव्यू था। अब नेस्टेड इफ भी जो है वो तकरीबन इसी तरह से काम करता है। एक डिफरेंस है इसके अंदर, इसको नेस्टेड बोलने का, वो ये है कि अभी हमने क्या लिखा था, अगर आप लोगों ने और किया हो, कि हमने इफ एक मरतबा लिखा था, एलिफ एक से ज़्यादा टाइम्स थे, ठीक है। मोर देन 1 टाइम्स हमारे पास एलिफ, और एल्स भी क्या था? एक मरतबा आया, सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे? हम एक इफ के अंदर दूसरी इफ की कंडीशन लिखेंगे। क्या करने वाले? नेस्टेड इफ में क्या होगा कि एक इफ की कंडीशन के अंदर हमारे पास दूसरा इफ आ रहा होगा, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ आ रहा होगा, तीसरे के अंदर चौथा आ रहा होगा। जितनी हम कंडीशन उसको बढ़ाना चाहें हम उतनी कंडीशन बढ़ा सकते हैं, सही है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है नेस्टेड इफ का कि एक इफ की बॉडी में दूसरा इफ आ रहा होगा, मतलब दूसरी कंडीशन चेक कर रहे होंगे हम, सही है। एक कंडीशन चेक करने के बाद अंदर आएंगे बॉडी के अंदर समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब मैं उस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, उस इंडेंटेड लाइन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर हम क्या करेंगे? एक और कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या कर सकते हैं? एक और कंडीशन अंदर लगा सकते हैं, सही है। तो एक इफ के अंदर, ठीक है, एक इफ के अंदर हम क्या करेंगे? मोर देन 1 इफ का यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास नेस्टेड इफ है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने लगा हूँ। प्रोग्राम की लॉजिक ये है, प्रोग्राम का जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई
हम एक नंबर इनपुट करेंगे यूज़र से, ठीक है, नंबर इनपुट लेंगे यूज़र से और चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी कि वो नंबर इवन है या ऑड है, मतलब कोई एक होगा ना, तो एक कंडीशन हमारी क्या है कि लेट्स सपोज वो नंबर इवन है, ठीक है। अगर वो इवन है तो फिर मैं फॉर एग्जाम्पल ये चेक करूंगा कि क्या वो नंबर, ठीक है, क्या वो नंबर फॉर एग्जाम्पल 10 से भी डिविजिबल है। समझिएगा बात को, दो कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। एक यूजर से हम नंबर इनपुट लेंगे, सही है, और उस नंबर को चेक करेंगे कि क्या वो नंबर इवन है या नहीं। एक कंडीशन हो गई, लॉजिक आपको पता है किस तरह चेक करते हैं। अब अगर वो इवन प्रूव हो जाता है, अगर वो इवन प्रूव हो जाता है, मतलब अगर वो नंबर इवन है, तो हम अंदर एक और कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 10 से भी डिविजिबल है या नहीं। बात समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है हमारे पास 10 ही ले लें, चलें 10 ले लें, मिनिमम 10 होगा। 10 से ऊपर हम जा सकते हैं कहाँ पर, 20 पे जा सकते हैं, 30 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर यूजर ने लेट सपोज 30 इंटर किया, तो क्या 30 इवन नंबर है या नहीं है? नंबर है, बिल्कुल, ठीक है, इवन नंबर है। अब हम उसके अंदर एक और कंडीशन चेक करेंगे कि क्या जो नंबर यूजर ने दिया है वो 10 से भी डिविजिबल है या नहीं, 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। जब भी मैं कंप्लीटली डिविजिबल बोलूं तो आप लोग समझ जाएं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं कि हमें रिमाइंडर में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, ठीक है। एक चीज को देख लें यहाँ पे, लास्ट क्लास में आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे थे तो काफ़ी लोगों को इसमें कंफ्यूजन थी, तो एक वो छोटी सी कंफ्यूजन क्लियर कर लें। लेट सपोज कि भाई मेरे पास 30 नंबर है, क्या नंबर है, 30 है, ठीक है, और मुझे चेक करना है कि वो 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। ये कोई भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं, फिलहाल 30 ले रहा हूँ, और आपने ये चेक करना है कि वो फॉर एग्जाम्पल 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, कोई भी नंबर आपने चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10 से ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 30 को चेक करो कि 30 क्या 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, 30 को लिखूंगा कहाँ पर, अंदर, सही है, और बाहर किसको लिखूंगा, 10 को। तो सॉरी, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 10 टाइम्स 3 क्या होगा, 30, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। और जब इनको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं रिमाइंडर क्या मिल रहा है, मुझे 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्रामिंग के अंदर क्या लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक के अंदर क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 30 क्या लिखना चाहिए मुझे, मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये रिमाइंडर है ना भाई, ये वाली चीज, ये वाली क्या है नंबर, ये नंबर क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है ना। और रिमाइंडर हम किस ऑपरेटर की मदद से निकालते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर की मदद से निकालते हैं। तो मैं 30 मॉड्यूलो ऑपरेटर और फिर वो नंबर लिखूंगा जिसकी मदद से मुझे रिमाइंडर तक पहुंचना है, जिसकी मदद से मैं ऊपर सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ और उसकी मदद से मुझे रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। अगर वो 10 है तो क्या लिखूंगा, 10, अगर वो 5 है तो क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, सही है। तो अगर मैंने 10 से चेक किया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है इससे कि 30 मॉड्यूलो ऑपरेटर 10, मतलब मुझे क्या मिलने वाला है इसकी मदद से, रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। और अगर रिमाइंडर में 0 मिल रहा है, क्या हो रहा है, रिमाइंडर में 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो 30 है वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है। समझ रहे हैं बात को? अब इमेजिन करें अगर यही नंबर 31 होता, ठीक है, ये नंबर क्या होता है 31 या 32, चलो 32 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 10 रखा और मैंने अभी भी क्या लिखा, 30 मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 लिखा, ठीक है। तो अभी क्या मिलेगा मुझे, 10 टाइम्स 3 इज 30, और जब 32 माइनस 30 होंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो मुझे 0 नहीं मिल रहा, मुझे 0 नहीं मिल रहा, सही है। तो अगर मुझे 0 के अलावा कोई और नंबर मिल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई क्या वो पॉइंट लगा के आगे काम नहीं करेगा, क्या पॉइंट लगाकर आगे काम नहीं कर सकता ये, हाँ भाई,
हाँ भाई, फ्लोट पे उससे चला जाए। अच्छा पहले बताए कौन बोल रहे कर सकता है? क्या हो गया, अभी तो आवाज आ रही थी इतनी, मसला थोड़ी है। और हो सकता बताता हूँ, और कौन बोल रहा है कि नहीं हो सकता? अच्छा कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। देखिए मेरी बात समझें, इसको मैंने पढ़ाया था, जब मॉड्यूल ऑपरेटर पढ़ाया था ना मैंने आपको, मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है ना, तो पॉइंट वाली चीज़ कंसिडर ही नहीं होती। मतलब वो क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा। ठीक है, जहाँ तक भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है ना बगैर पॉइंट के। अभी देख रहे हैं आप लोग कि मेरे पास पॉइंट की ज़रूरत 3 के बाद पड़ रही है, तो मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करेगा, वो जब तक कि सिंप्लीफाई करता चले जाएगा हमारे नंबर को, जब तक कि पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन जब पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो पॉइंट लगा के सिंप्लीफाई नहीं करता। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट सपोज एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे 125, ठीक है, और मैं इसको 10 से चेक करना चाह रहा हूँ। मैं इसको 10 की मदद से चेक करना चाह रहा हूँ। क्या चेक करना चाह रहा हूँ? इसका रिमाइंडर। क्या निकालना चाह रहा हूँ? इसका रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी से बताना मुझे क्या करना पड़ेगा भाई। 10 1 ज़ा 10, ठीक है, सबसे पहले 1 लिखूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस होंगे, क्या बचेगा नीचे 2, और बराबर में कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 25 हो गया। तो अब जरा बताएं, अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा ऊपर? शाबाश, 10 2 ज़ा 20, 10 टाइम्स 2 इज 20। ठीक है, क्या रह गया 5। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या अब फर्दर मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। अब मुझे क्या पॉइंट की ज़रूरत है। तो जब मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ना हम, और जब उसको पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है तो पॉइंट ही लगाता, मतलब उससे पिछले स्टेप में जो आंसर मिला होता है ना रिमाइंडर के तौर पे, अभी जैसे हमारे यहाँ 5 वाला आंसर मिला है तो हमें ये रिटर्न करके दे देता, हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते तो फिर वो क्या करता आपको फिर वो क्वेश्चन लगा के देता, आपको वो क्वेश्चन ला कर देता। ठीक है, उसमें पॉइंट वाला आंसर आता था ना हमारे पास। सबको समझ आ रही है, याद आ रहा है? पॉइंट वाला आंसर आता था, मतलब उसने अगर आप उसको मतलब थोड़ा सा इसको समझें कि पॉइंट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, मतलब उसने क्या किया है, जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है बिल्कुल एंड तक लेकर गया है वो, और उसने हमारे अगर उसको 0 बनाया है। समझ रहे बात को? अभी समझे इस चीज़ को, चलो मैं इसको और क्लियर करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 125 मॉड्यूल ऑपरेटर 10 लिखा था, सही है। और अगर मैंने 125 फॉरवर्ड स्लैश 10 लिखा होता तो दोनों के आंसर डिफरेंट नहीं, दोनों के आंसर क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे, दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे। देखिए बात समझें, ये मॉड्यूल ऑपरेटर तो अभी हमने देखा ये रिमाइंडर लाके देता है, मतलब जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है बगैर पॉइंट के, ठीक है, उतनी सिंप्लीफिकेशन करेगा। ठीक है, अगर वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो रिमाइंडर में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर पॉइंट के बगैर जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उतनी वो करेगा। ठीक है, अगर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हुआ तो हमने देखा भाई नीचे क्या आ जाता है, हमें क्या मिल जाता है? नीचे 0 मिल जाता है। तो मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करेगा? बगैर पॉइंट तक, मतलब पॉइंट लिए बगैर जितनी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उतनी सिंप्लीफिकेशन करेगा, और जो रिमेनिंग नंबर होगा हमें वो लाकर दे देगा। ठीक है, लेकिन जो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश होता है ना, यह सच में क्या करता है, ये सिंप्लीफिकेशन करता चला जाता है, इवन इसको पॉइंट की जरूरत पड़ती है, पॉइंट भी लगा के हमें ये आंसर दे देता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अगर मैं 125 का मॉड्यूल ऑपरेटर 10 से निकालूंगा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। लेकिन अब इमेजिन करें मैं इसको 125 डिवाइडेड बाय 2 करके लिखता हूँ, 125 डिवाइडेड बाय 2, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर 5 मौजूद है। 5 क्या है आपका? छोटा नंबर है, किससे? 10 से। रिमाइंडर तो है, मैं फॉरवर्ड स्लैश के लिहाज से बता रहा हूँ अभी। अगर मॉड्यूल ऑपरेटर के लिहाज से बात करेंगे ना तो क्या मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। लेकिन मैं आपको इसी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से बता रहा हूँ। तो अब अगर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश मैंने यूज किया होगा तो पाइथन अब क्या करता, इसको पता चला कि भाई यहाँ जो नंबर है ना, रिमाइंडर बोल रहे हैं इसको फिलहाल, यहाँ पे जो नंबर नीचे मौजूद है वो हमारे 10 से छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? वो पॉइंट लेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे बढ़ा देगा एक 0, ठीक है। और अब बताएं 50 हो गया नीचे, तो 10 टाइम्स 5 इज 50 कर देगा ये।
ठीक है, क्रॉस लगा लें, जीरो लगा लें। अब बचा तो अभी भी जीरो नीचे, लेकिन जरा समझिएगा, हमें अब आंसर क्या मिलेगा 12.5, मतलब क्वोशंट मिल रहा है, कंप्लीट क्वोशंट मिल रहा है और इसमें पॉइंट मिल रहा है। सही है, मतलब इसकी लॉजिक समझिएगा। पॉइंट मिलने का मतलब क्या है कि उसने उसको बिल्कुल एंड तक सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, बिल्कुल एंड तक सिंप्लीफाई किया उसने। ठीक है, अब हो सकता है कि जीरो आ जाए और हो सकता है ना आए, भाई दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। आपको पता है ना, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर दो तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर आप 7 को डिवाइड करें 3 से, तो पॉइंट के बाद नंबर आपके चलते चले जाएंगे और वो एंडिंग होने का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, जितना उसको आप डिवाइड करेंगे उतने वो चलते चले जाएंगे। समझ आ रही है? लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होंगे पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स हम लिखेंगे और वो हमें एंड में जीरो मिल जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे समझाने का ये है कि भाई मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है ना, वो पॉइंट से पहले तक काम करता है। जब उसको पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट नहीं यूज करता और जो रिमाइंडर बचा होता है वो हमें लाकर दे देता है। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है? एक काम करते हैं, इसको जल्दी से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 125 का मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 से लिया तो हमें क्या मिलना चाहिए? हाँ भाई, ठीक है। और अगर 125 को, सॉरी 125 सही है, समझ आ रही है बात सबको? तो मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता है, पॉइंट से पहले तक जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उतनी सिंप्लीफिकेशन करता है और जो नंबर बच जाता है वो हमें लाकर दे देता है। ठीक है, और सिंगल फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है कि भाई वो सिंप्लीफिकेशन करेगा। अब जैसे अभी मैंने कहा था ना, 7 को डिवाइड करते हैं 3 से, या 11 को डिवाइड करें 3 से, जो कि इरेशनल नंबर बनते हैं हमारे पास। तो अब देख रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं नंबर, चलते चले जा रहे हैं। और ये भी 5 इसने इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया असल में, वरना अभी भी ये 3 और एंड सो ऑन, ये 3 खत्म ही नहीं होने वाला। समझ रहे हैं बात को? तो अब क्या हो सकता है, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश आपका मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैंने कहा था उसकी सिंप्लीफिकेशन में हो सकता है कि जीरो आ जाए। ठीक है, लेट सपोज अभी मैंने आपको जिस तरह बताया था कि भाई लेट सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाई 20, देखते हैं पॉइंट आंसर आ जाएगा। हाँ भाई 12.5 आ जाएगी इसका। सही है, अब हुआ क्या कि उसने पॉइंट लगाया, जरा इमेजिन करिएगा, पॉइंट लगा के नीचे क्या किया होगा उसने, एक जीरो बढ़ा दिया होगा। फिर जब उसने 20 टाइम्स 5 किया तो उसको प्रॉपर नंबर मिल गया और वो उसने कैंसिल करके जीरो बचा दिया। समझ रहे बात को? तो रिमाइंडर में भी क्या मिल गया, हमें जीरो मिल गया। और जब मैंने 7 को डिवाइड किया था 3 से, तो रिमाइंडर में मुसलसल मुझे क्या मिला जा रहा था, 3 या कुछ नंबर मिल रहा होगा। ठीक है, कुछ नंबर मिल रहा होगा, जिसकी वजह से पॉइंट हमें लगाना, पॉइंट लगाकर इतने सारे नंबर लिखने पड़ रहे थे ऊपर। सही है, तो समराइज करते हैं इस चीज़ को कि भाई मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो आपको पॉइंट से पहले तक सिंप्लीफाई करके देता है और जो नंबर बच जाता है वो हमें दे देता है। लेकिन जो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश है वो क्वोशंट से डील करता है। सही है, हमें उस पर रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। हमें पढ़ा था कि भाई वो हमें क्वोशंट लाकर देता है। ठीक है, तो जब क्वोशंट लाके देता है तो हमें पॉइंट लाजमी मिलता है। ठीक है, और अगर डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर लेंगे तो बस क्या होता था कि पॉइंट से पहले तक जितने भी डिजिट्स होते थे हमें बस वो मिल जाया करते थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या था हमारा, नेस्टेड इफ का क्वेश्चन था। क्या कहा था मैंने कि हम एक नंबर यूजर से इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि क्या भाई वो इवन नंबर है या नहीं। एक कंडीशन है, अगर वो इवन नंबर है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या वो 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो दो कंडीशन बन रही है। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होंगी तो हम शो कर देंगे, एक मैसेज लिख देंगे, यस the number is even and also divisible by या also completely divisible by 10। सबको समझ आ रही है? अच्छा भाई, जो लेट है उनको वो बताएं जरा, अभी जो मैंने समझाया समझ आया सबको? लेफ्ट साइड वाले बताएं। एक बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी हाँ भाई, सबसे पीछे वाले क्या नाम है आपका? उमेर, समझ आई आपको? बराबर वाले आपके, आगे वाले बताएं, क्लियर है? आगे चलूं? चलें। अच्छा, अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, हम किस तरह कोड करेंगे? देखें, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भाई हमने यूजर से नंबर इनपुट लेना है। ठीक है, तो मैं नंबर का एक वेरिएबल बना लेता हूं और क्या लिखूंगा मैं,
हाँ भाई, अच्छा भाई ये मतलब आपकी मर्जी होती है, पहले इंटीजर लिख के डायरेक्ट आप इनपुट लिख लें, इनपुट लिख के बाद में उसको इंटीजर बंद कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। आपका नाम क्या है? आपके बराबर वाले चश्मे वाले हैं उबैद। हाँ भाई बताएं क्या लिखूंगा मैं? इंटीजर लिखूं, फिर क्या करूं जी? ब्रैकेट बनाऊं और इनपुट लिखूं, ठीक है, और बना लिया है कोई ब्रैकेट, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू भी लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फिलहाल लिख लेते हैं, अच्छा मैं प्लीज़ यूज़ करता हूँ, तो सब बच्चे प्लीज़ यूज़ कर रहे होते, तो इसका मसला नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उर्दू में चाहे उर्दू में लिख लें या किसी और लैंग्वेज में चाहें तो उसमें भी लिख लें, ठीक है। मैं यहाँ पे काइंडली लिखता हूँ अपनी मरतबा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था सब लोगों ने प्लीज़ लिखा हुआ था। अच्छा भाई आप चश्मे वाले के बराबर में क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। समझ आया आपको ये क्या हुआ है? ठीक है, हमने यूजर से इस तरह नंबर ले लिया, इनपुट ले लिया, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अच्छा भाई अब जरा समझिएगा, जब ये लाइन चलेगी तो यूजर इसमें क्या करेगा? नंबर प्रोवाइड करेगा, और वो नंबर कहाँ पे सेव होगा? जाकर नंबर नाम के वेरिएबल में ही सेव हो जाएगा। समझ आ रही है? नंबर जो हमने वेरिएबल लिखा है उसमें ही जाकर ये सेव हो जाएगा, सही है। चलिए मैं इसको नम कर देता हूँ अगर थोड़ा सा, ठीक है। तो जब नंबर यूजर ने इनपुट दिया है वो किसमें सेव हो जाएगा? नम वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो नंबर है वो किसमें सेव हुआ हुआ है? नम के अंदर सेव हुआ हुआ है, तो मैं नम को यूज करूंगा, सही है। वो मैं यूज किसको करूंगा? नम को यूज करूंगा। तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं एफ लिखूंगा, ठीक है। और सबसे पहले मुझे कंडीशन चेक करनी है कि मेरा नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है। तो इवन चेक करने के लिए हम क्या करते थे? सबसे सिंपल लॉजिक, हमने बहुत सारी लॉजिक डिस्कस की थी। अच्छा भाई और बताएं, और बताएं कोई क्या करना पड़ेगा मुझे? अच्छा भाई देखें, अगर आप मतलब मैथमेटिकल टर्म में बोल रहे हैं ना तो डिवाइडेड बाय सही, आप सही बोल रहे हैं, सही है। लेकिन अभी क्योंकि लॉजिक लिख रहे हैं ना, प्रोग्रामिंग, तो आप क्या बोलेंगे? नम मॉड्यूल ऑपरेटर, ठीक है, ताकि जो सामने वाला प्रोग्रामर है ना वो समझ जाएगा अच्छा आप मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं ना, तो आप लाजमी किससे डील कर रहे हैं? रिमाइंडर से डील कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? आपकी बात सही है डिवीजन वाली, ठीक है। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि डिवीजन के बाद हमने तीन चीजें देखी हैं, क्वोशंट की दो कंडीशन देखी और हमने रिमाइंडर देखा है। तो जब भी मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज करेंगे प्रोग्रामर जो है समझ जाएगा अच्छा भाई हम किस चीज की बात कर रहे हैं? रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है अपनी मर्तबा? मॉड्यूल ऑपरेटर करके बोलना है, सही है। तो क्या लिखूंगा भाई मैं? नम मॉड्यूल ऑपरेटर, और इवन नंबर चेक करने के लिए हमेशा 2 का यूज करते हैं, ठीक है, 2। अब जरा समझिएगा, अगर मेरा नंबर इवन हुआ, अगर मेरा नंबर इवन हुआ तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 0 मिल जाता है। क्या आंसर मिलता है? रिमाइंडर में 0 मिल जाता है मुझे। समझ आ रही है? अच्छा तो अगर मैं सिर्फ इतनी चीज लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? आंसर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ लें इस चीज को। मैं यहाँ पे लेट सपोज लिखता हूँ 34 और मॉड्यूल ऑपरेटर 2, ठीक है। तो क्या मिल रहा है मुझे? 0 मिल रहा है। लेकिन हमने देखा था कि हमें यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए होता, हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना होता है कि हमारे पास क्या हो जाए? कंडीशन ट्रू या फॉल्स की बन जाए। 0 से हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं है 0 का हमारे पास, ठीक है। हाँ 0 को हमें क्या करना है? इस तरह से लिखना है, 0 जब मिले तो इसको इस तरह से हमें मॉडिफाई करना है कि हमें क्या मिले? यहाँ पे ट्रू मिले। तो उसके लिए हमने देखा था कि हम क्या करते थे, हम इसको हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सिंप्लीफाई रखते हैं इसको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं, डबल इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि भाई जो यूजर ने नंबर इनपुट किया उसका रिमाइंडर निकालो किसकी मदद से? 2 की मदद से। अब इसकी मदद से अगर उसको 0 मिल जाता है तो हम बोलते हैं 0 इक्वल्स टू 0, 0 बराबर है 0 के, जो कि हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट बन रही है, लॉजिकल स्टेटमेंट बन रही है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया हमने, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू 0 यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? ट्रू देगा, ठीक है। पढ़ा था हमने कि जब भी लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं उसका आउटपुट किस तरह मिलता है? बूलियन में मिलता है, ट्रू या फॉल्स में मिलता है, ठीक है। तो
तो अब मुझे यहाँ पे ट्रू मिल गया मेरी कंडीशन पर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि एक कंडीशन तो मैंने चेक कर ली है, सही है। मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर आया, इंटर जब आया तो आप लोग देख रहे हैं कि इंडेंटेड लाइन मिल रही है या इंडेंटेड ब्लॉक मिल रहा है, सही है। अब मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन चेक करूंगा। क्या करूंगा मैं यहाँ पर? दूसरी कंडीशन चेक करूंगा। और दूसरी कंडीशन क्या दी मेरी हो कि 10 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में यही लिखूंगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले इफ लिखूंगा, ठीक है। नेस्टेड इफ पढ़ रहे हैं ना, तो हमने देखा था कि एक के अंदर दूसरा इफ हमें मिलेगा। अच्छा, इफ अब क्या लिखूं मैं? नम, शाबाश, नम। चूंकि मेरा नंबर अभी भी किसमें स्टोर हुआ है? नम में स्टोर हुआ है, तो मुझे उसी को लिखना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। नम के बाद फिर क्या लिखूंगा मैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर, और नंबर क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। 10 लिखूंगा। तंग करने इन्होंने मारा हुआ, मुझे तंग करने क्या हुआ? बोल दे 8 से 8-10 के बाद जो भी आएगा क्लास के बाद जाएगा, 8-10 के बाद मैं दूंगा भाई। अच्छा भाई, आप लोग एक बात सुन लें, ये ऑफिशियल ग्रुप में भी जो है ना अनाउंसमेंट चली थी, ये कुछ रूल्स उन्होंने दोबारा से स्ट्रिक्टली जो है ना अप्लाई कर दिए हैं कि कार्ड पहन कर आएंगे, ठीक है। फीस सबमिट करेंगे टाइम से पहले, तकरीबन 7 तक आप हर मंथ की जो है वो जो चार्जेस होता है हमको सबमिट डिपॉजिट करेंगे। और तीसरा 8-10 से पहले क्लास में आ जाए, ठीक है। जो ऑफिशियल ग्रुप है ना उसमें सख्ती से कहा हुआ है कि अगर 8-10 के बाद कोई आए ना तो उसको नहीं बिठाया जाए। सर अब तो ईशा की नमाज भी 7:50 पे ख़त्म हो जाती है। हाँ, अब तो कोई बच्चा ये भी नहीं टोपी करा सकता कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। सही है। अगर किसी के साथ कोई इमरजेंसी और हो अगर तो किसी ने आप मुझे नमाज का झूठ बोला ना, अल्लाह का पक्का वादा, मेरी आदत है, मैं यही बात बोलती हूँ, अल्लाह का पक्का वादा, मैं दुआए कुनूत सुनूंगा और सबके सामने सुनूंगा। और दुआए कुनूत तो सुनूंगा, ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल भी सुनूंगा। और ये साथ में बददुआ दे के जाऊँगा कि बेटा तेरे निकाह के टाइम पे ना मौलवी जड़ा है वो ये सब चीज़ें सुने। अच्छा भाई, तो हमने क्या लिखा? नम मॉड्यूलो ऑपरेटर 10, ठीक है। और अगेन इमेजिन करिएगा कि जब मैंने नम मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 लिखा तो मुझे क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा, सही है। 0 कब मिलेगा वो यूज़र पे डिपेंड करता है। अगर उसने 30 डाला तो हमें 0 मिलेगा, 40 डाला तो जब भी 0 मिलेगा, लेकिन अगर उसने 25 लिख दिया तो हमें 5 मिलेगा, ठीक है। मतलब 0 के अलावा कुछ और नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जब भी मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं समझिएगा मुझे वहाँ से क्या मिलने वाला है? रिमाइंडर मिलेगा। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि अगर मेरा वो यूज़र वाला नंबर जो यूज़र ने नंबर दिया था, अगर वो नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो फिर भी क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। समझ आ रही है? तो अगर यहाँ पर मुझे 0 मिल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको दोबारा से ट्रू बनाना पड़ेगा ताकि मेरी इफ की कंडीशन फर्दर एग्जीक्यूट हो सके, आगे ब्लॉक उसका एग्जीक्यूट हो सके, सही है। तो दोबारा से क्या लिखूंगा मैं? वही चीज़ लिखूंगा, डबल इक्वल्स टू 0 और कॉलन लगा दूंगा। यहाँ तक समझ आ रही है? सिंपल सी चीज़ है, मसला तो नहीं है कोई। हाँ भाई, पीछे वाले हज़रात बताएं, तो आप लोगों के नाम नहीं याद मुझे। हाँ भाई, यहाँ पीछे वाले बताएं, समझ आ रही है? सेंटर वाली लोग बताएं। हाँ बोले। आपने एक कंडीशन दोनों साथ लगाई है। हाँ, यानी इसके बाद अगर हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं हाँ तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ देख लें, एक क्वेश्चन आया है कि मैंने दोनों कंडीशन को एक साथ ही लिख दिया है, एक के बाद एक लाइन में लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इस लाइन के बाद पहली वाली इफ की कंडीशन के बाद अगर यहाँ पे आगे कुछ लिखता प्रिंट तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। क्योंकि देखें हमने बात की थी कि भाई जब हमारी ये चीज़ ट्रू होगी ना तो फिर उसकी अंदर वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद उसकी अंदर वाली बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। पाइथन उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आप प्रिंट लिखते हैं यहाँ पे, चले प्रिंट में हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज, नंबर इज इवन, सही है, नंबर इज इवन। तो हमें ये बिल्कुल इसका प्रिंट, इसका आउटपुट मिलेगा, सही है। अच्छा, हमने दूसरी कंडीशन भी चेक कर ली यहाँ पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन चेक करी और हमने इसको भी क्या बना दिया? ट्रू वाली कंडीशन पे ले आए। ट्रू मिलेगा तो फॉल्स मिलेगा, सही है। दो ही चीज़ें होंगी,
ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक सबको? अब इसके अंदर हम आएंगे दोबारा से, जब इंटर प्रेस करेंगे तो अब वो क्या है, अब इमेजिन करिएगा अगर आप इस चीज को देखें, इस पूरे डिस्टेंस इन स्पेसिस को देखें तो टोटल स्पेसिस कितनी बनेगी ये? हाँ भाई कितनी बनेगी? 8 बनेगी, शाबाश। डबल इंडेंटेशन है यहाँ पे, क्या है? डबल इंडेंटेशन है। शुरू की जो 4 हैं वो उस वाले इफ की वजह से, पहले वाले इफ की वजह से, और जो फर्दर 4 हमें स्पेसिस मिली हैं वो सेकंड वाले इफ की वजह से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, ठीक है, और मैसेज शो कर देता हूँ कि भाई नंबर इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10। सही है, समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो हमने कर दिया, सही है। लेकिन क्या अगर यूजर ने नंबर इस तरह का इनपुट दिया कि वो ना तो इवन है, ठीक है, और ना ही वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, हमने इसको 2 तरह से देखा था कि भाई अगर नंबर इवन हुआ ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। वो बॉडी में आएगा, बॉडी में आके इसको एग्जीक्यूट कर देगा सबसे पहले, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा कि आया जो यूजर ने नंबर दिया था वो 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये ट्रू हुआ तो फिर हमारी ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन इमेजिन करें यूजर ने लिख दिया फॉर एग्जांपल 12, ठीक है, या 8 या 6 या 16, कुछ भी इस तरह का नंबर लिख दिया। अब वो नंबर इवन तो है, वो नंबर इवन तो है, और जब वो नंबर इवन हुआ ये कंडीशन ट्रू हुई, हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया। लेकिन क्या वो नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है ना, हमें बताना पड़ेगा ना उसको कि भाई आपने जो नंबर डाला है वो इवन तो है लेकिन वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो मैं ये असल में यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी उस टाइम पर? फॉल्स हो जाएगी। अब जब ये फॉल्स होगी तो हम फिर कौन सी स्टेटमेंट का यूज करेंगे? किस चीज का यूज करेंगे? एल्स का यूज करेंगे। शाबाश, किसका यूज करेंगे? एल्स का यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अंदर वाले इफ को एल्स के साथ कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले अंदर वाले को क्या करूंगा? एल्स के साथ कंप्लीट करूंगा, ताकि अगर मेरा नंबर, अगर यूजर का दिया हुआ नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो उसको कुछ तो पता चले कि भाई क्या चक्कर है, क्या नंबर है, क्या उसकी कंडीशन है। सही है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख लेते हैं यहाँ पे सही है भाई। तो हमने क्या किया, अंदर वाले इफ को एल्स की मदद से हैंडल कर दिया। अगर हमारी वो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमने फिर उसको एल्स वाली स्टेटमेंट शो करवा देनी है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब ये अंदर वाली कंडीशन क्या हो गई हमारे पास? कंप्लीटली हैंडल हो गई। अब बाहर वाला जो इफ है, ठीक है, इमेजिन करें यूजर ने इवन नंबर ही दिया, उसने 3 दिया, उसने 13 दिया, उसने 17 दिया, 21 दिया, तो नंबर क्या हो रहा है? वो इवन ही नहीं है। नंबर इवन नहीं है, मतलब वो यहीं से बाहर निकल रहा है, वो यहीं से फॉल्स हो रहा है, ठीक है। जब वो फॉल्स होगा तो अंदर वाली कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। सही है, तो जब वो नंबर इवन दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बता देंगे भाई, ठीक है। जरा देखिएगा, अगर आपको ये लाइन दिखी होगी वैसे तो, ठीक है, ये दिख रही है ना लाइन, तो हमें क्या करना है, हमें उसी लाइन के लेवल पर उस एल्स स्टेटमेंट को लिखना है। एल्स को या एलिफ को जो भी हम लिख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में मिस्टेक की भी थी। पता उन्हें क्या किया था, जरा देखें। इफ जो है ना आपका बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द लाइन से लिखा जाता है। स्टूडेंट ने क्या किया हुआ था, स्टूडेंट ने इसको एक स्पेस दी हुई थी, ठीक है। अब बोलना चल नहीं रहा, भाई कैसे चलेगा? आपकी ये जो क्या बोलते हैं इसको, सिंटेक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो क्या करना है आपको, ये बिल्कुल स्टार्ट से लिखना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने पता क्या किया हुआ था, एक और मिस्टेक, उन्होंने इस पूरी चीज को ना इस तरह आगे स्पेस दी हुई थी, 4 पर स्पेसेस दी हुई थी टैब दबाकर, सही है, और बोल रहे हैं ये चल नहीं रहा। तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपने क्या करना है, इसको लाइन के स्टार्ट से ही लिखना है, ठीक है। अच्छा फिर तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले इफ की एल्स कंडीशन लिख रहा हूँ,
जो फर्स्ट वाला इसका उसकी एल्स कंडीशन लिख रहा हूँ, तो मैं उस ही लाइन के लेवल पर लिखूंगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? देखना हम लोग लाइन ऊपर से आ रही है, मुझे क्या करना है, एल्स को यहीं से स्टार्ट करना है लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ और क्या मैसेज प्रिंट करूंगा मैं? हाँ भाई, हाँ ठीक है, नंबर इज नॉट इवन या नंबर इज ऑड। समझ आ रही है सबको? ठीक है, चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको। हाँ भाई, तो लेट सपोज हम बाई बाई चलते हैं। लेट सपोज यूजर ने नंबर दे दिया 11। ठीक है, यूजर ने नंबर क्या दिया? 11। अब जरा समझिएगा, जब उसने 11 दिया तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है? यहीं से फॉल्स हो रही है। तो जब ये फॉल्स होगी, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? एल्स वाली। ठीक है, क्या ना आउटपुट मिला? नंबर इज ऑड, मतलब हमारे पास ये वाली एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। अच्छा, अब दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। अब की मर्तबा इमेजिन करें यूजर ने नंबर दिया 16। ठीक है, 16 दे दिया। अब 16 किस तरह का नंबर है? इवन तो है। 16 क्या है? इवन तो है, मतलब वो अंदर आएगा और ये वाली लाइन इसकी क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी, मतलब हमें ये वाला आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब ये वाली कंडीशन चेक होगी तो यहाँ क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो जब ये फॉल्स मिलेगा, समझिएगा, जब मुझे यहाँ पर फॉल्स मिलेगा तो क्या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो फिर कौन सी होगी? हाँ, कौन सी? ये वाली एल्स या ये वाली एल्स या कोई भी नहीं? अच्छा, पहले फर्स्ट एल्स वाली का हाथ, फर्स्ट एल्स वाली स्टेटमेंट वाले बच्चे हाथ उठाएं। और सेकंड वाले कौन है? अच्छा भाई देखिएगा जरा, देखिए बात को समझें। जो हमने ओरिजिनल लॉजिक पढ़ी थी ना, वो यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, बात ये है कि हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट तो प्रिंट हुई, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, पता चल गया नंबर इज इवन। लेकिन जब नंबर को चेक किया गया, यहाँ पे क्या मिला भाई? फॉल्स मिला। क्या मिला? जब फॉल्स होता है, हमने पढ़ा था भाई, उसके अंदर वाली जो लाइन होती है, मतलब उस ब्लॉक की जो लाइन होती है, उस इफ की जो इंडेंटेड लाइन होती है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर कहाँ जाता है हमारा कंपाइलर? एल्स पे जाएगा ना, वो यहाँ पर आएगा। वो क्या करेगा? वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हैं? देखिए लेवल समझें। ये इफ अगर फॉल्स होता है तो ये वाली एल्स क्या होगी? ये वाली एल्स एग्जीक्यूट होगी। देख रहे हैं, लाइन आपको मिल रही है प्रॉपर। अगर ये वाला एल्स, ये वाली इफ फॉल्स हो जाती है, ये वाली इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन वो कहाँ पर आ जाएगा? फिर एल्स पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या ये भी प्रिंट करेगा? वो नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? हमें पहले नंबर इज इवन मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10। यहाँ पर उसने इसको एग्जीक्यूट किया और सॉरी, इसको क्या किया? इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया, आगे नहीं प्रिंट किया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई, कोई सवाल है इसमें या आगे बढ़ूं? जी भाई, नहीं है कोई भी? चले आगे। एक और इसकी हम कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब लेट सपोज मैं अब यूजर से ना उसका नेम इनपुट करवाता हूँ। ठीक है, हाँ बोलें। दो इंडिपेंडेंट ऐप हो सकते हैं। हाँ, जैसे पढ़िए। आपने इसके अंदर एक वैल्यू, हाँ, वो मल्टीपल है ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हमारा दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट। हाँ, वो मल्टीपल एक से लाता है। ठीक है, वो आ रहा है टॉपिक। अच्छा भाई, जरा इसको समझिएगा। लेट सपोज मैं अब यूजर से ना उसका नेम इनपुट करवाता हूँ। लेट सपोज उसका नेम या उसकी गाड़ी का नेम या उसकी यूनिवर्सिटी का नेम, किसी भी जगह का नेम, या कहाँ जहाँ वो रहता है वहाँ उस जगह का नेम मैं एंटर करवाता हूँ। सही है, तो हमें चेक करना है कि क्या उस नेम में वॉवेल है या नहीं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या उस नेम में वॉवेल है या नहीं। अच्छा, और क्या चेक करेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है, उस नेम की लेंथ कितनी है। ठीक है, उस नेम की लेंथ कितनी है। बात समझ आ रही है? लेट सपोज, जरा इसको समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझा करें फिर उसकी लॉजिक भी बन जाएगी। लेट सपोज एक यूजर है, ठीक है, हामिद है, उसने नेम इंटर किया, उसने अपनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नेम इंटर किया। ठीक है, लेट सपोज उसने लिखा फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। सही है, उसने पूरा नेम इंटर किया। अब हम इसमें चेक करेंगे कि उसके इस नेम के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के नेम के अंदर वॉवेल है या नहीं। ठीक है, अच्छा सॉरी।
अगर वॉवेल मिल जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ चेक करेंगे। क्या करेंगे, इस पूरी जो नेम है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसका पूरी इस नेम की पूरी लेंथ चेक करेंगे, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई अगर इस नेम की लेंथ 20 से अबव है, फॉर एग्जाम्पल, लेंथ को हम चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे कि उस नेम की लेंथ अगर 20 से अबव है तो बस हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। या हम कुछ प्लस माइनस भी करवा सकते हैं, लेकिन सिंपल रखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, ताकि बच्चों को समझ आए, ठीक है। इतनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को समझ नहीं पाते, हालांकि कॉम्प्लेक्स तो ये भी नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे, भाई आपका जो आपकी जो लेंथ है ना वो 20 से जो आपके यूनिवर्सिटी के नेम की लेंथ है वो 20 से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर उसको वॉवेल ही नहीं मिलता नेम में, अगर उसको यूनिवर्सिटी के नेम में वॉवेल ही नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर अभी हम देख लेंगे कि हमने उसको किस तरह हैंडल करना है, एल्स की स्टेटमेंट से करेंगे हैंडल। बात समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल सिंपल सा रखें, क्या करेंगे, एक स्टूडेंट से या किसी भी यूजर से हम उसकी यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करवाएंगे और फर्स्ट चेक करेंगे कि उसमें वॉवेल है या नहीं, पहली कंडीशन। अगर वॉवेल मिल जाते हैं तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि उसके यूनिवर्सिटी के नेम के लेंथ, उसके यूनिवर्सिटी की जो नेम की लेंथ है वो 20 से अबव है, तो मैसेज प्रिंट कर देंगे, मतलब बता देंगे भाई आपका जो यूनिवर्सिटी का नेम है उसकी लेंथ 20 से कम है, ठीक है। जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन है समझाने के लिए, ठीक है। समझिएगा बात को, लॉजिक बिल्डिंग में यही होती है कि आपके माइंड में जो भी चीज़ आ रही है ना आप उसको कोड कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हैं बात को। आपके माइंड में जो भी चीज़ आ रही है ना अगर आप उसको कोड कर पा रहे हैं, मतलब आपकी क्या हो रही है, आपकी लॉजिक अच्छी बन चुकी है, आपकी लॉजिक इंप्रूव हो रही है, सही है। और अगर माइंड में चल रहा है और आपको लग रहा है यार इसको मैं लिखूंगा कैसे, समझ तो आ रहा है सब कुछ, माइंड में एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन जब लिखने के बाद आती है तो इसको लिख ही नहीं पा रहे, ठीक है। मतलब कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा वीक है, सही है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं ना इसको थोड़ा समझिएगा। अभी हम जो है ना आपको सिंटेक्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिंटेक्स पढ़ रहे हैं पाइथन का, और लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं अपनी, सही है। अगर आपकी यही स्ट्रॉन्ग हो गई ना तो भले आप डेवलपमेंट साइड पे जाएं, मशीन लर्निंग साइड पे जाएं, डेटा साइंस वाली साइड पर जाएं, किसी भी साइड पे जाएं, आपकी ये लॉजिक बिल्डिंग वहाँ पे लाजमी काम आएगी, सही है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ना समझ आए तो क्वेश्चन करिएगा। चलें, क्वेश्चन समझ आ गया सबको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ यूनी नेम करके, ठीक है। और क्या लिखूंगा भाई मैं, हाँ भाई, इंटीजर में टाइप कास्ट करूंगा, फ्लोट में करूंगा, इंटीजर में करूंगा और फ्लोट में करूंगा, क्यों? हाँ, शुरू में आवाज आ गई थी, लेकिन मुझे भाई नाम इंटर हो रहा है ना, और नेम क्या होता है, स्ट्रिंग में होता है, और अगर हम उसको टाइप कास्ट किया तो क्या हो जाएगा, कोड हमारा क्रैश हो जाएगा, सही है, कोड हमारा क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको टाइप कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनपुट ही किस तरह का ले रहे हैं, स्ट्रिंग वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सही है भाई, एक सिंपल सा मैसेज लिख लिया, ठीक है। और ये ऑफकोर्स फिक्स में लेकर आएगा, ये स्ट्रिंग बना के लेकर आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब जो मैंने कहा था पहली कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा वोवेल उस नेम में मौजूद है या नहीं, सही है। किस तरह करेंगे, किसी को आइडिया है? काउंट का नहीं, लेंथ के लिए तो आपने लेंथ क्या बताया था, लेंथ तो करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं, इंक्लूड तो शायद जावास्क्रिप्ट में होता है ना, इसमें नहीं है, पाइथन में नहीं है। हाँ भाई जी, चलें, कोई मसला नहीं। देखें वॉवेल क्या होता है, सबसे पहले ये बताएं, A-E-I-O-U, ठीक है, A-E-I-O-U, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वही इफ लिखूंगा, ठीक है। बिल्कुल इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम नेस्टेड इफ पढ़ रहे हैं। इफ लिखूंगा, ठीक है। और अब थोड़ा समझिएगा मुझे लिखना क्या है, वॉवेल चेक करना है किसके अंदर, यूनिवर्सिटी के नेम के अंदर, ठीक है। वॉवेल चेक करना है, वॉवेल की प्रेजेंस चेक करनी है किसमें, यूनी नेम के अंदर, सही है। तो लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग, क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना इसी तरह मुझे लिखना पड़ेगा। वॉवेल चेक करना है किसके अंदर, यूनी नेम के अंदर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मैं ना यहाँ पे बारी बारी वॉवेल को लिखूंगा, सही है। सबसे पहले क्या लिखूंगा, ए,
सही है। और याद रखें एक करेक्टर है ना, एक लेटर है ना हमारे पास, तो सिंगल या डबल कोट में लिखा जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, ए इन यूनिनेम, ठीक है। और अब जरा समझिएगा, मेरे पास एक वॉवेल है, एक से ज्यादा वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। पहले इसको सिंपल बनाता हूं मैं। अगर मैंने कहा होता, इसको समझिएगा जरा, मैं क्वेश्चन को रिफ्रेश कर रहा हूँ, अपने क्वेश्चन पे भी आता हूँ लेकिन सिंपल सा इसको पहले बनाता हूँ। मैंने अगर ये कहा होता कि बस मैं चेक करूंगा कि हमारे यूनिक के नेम में ए है या नहीं, हमारे यूनिक के नेम में जो यूजर इनपुट कर रहा है उसमें ए है या नहीं, पहली कंडीशन ये चेक करनी है। और फिर चेक करेंगे उसकी लेंथ। इतना समझ आ रहा है सबको? तो उसको मैं किस तरह लिखता, अगर सिर्फ मुझे ए को चेक करना होता किस तरह लिखता मैं, बस इसको पता है क्या करता, मैं लिखता ए इस तरह से करके सिंगल या डबल कोट के अंदर, सही है। और क्या करता, इन लिखता और यूनिनेम यूज करता। अच्छा, इन जो है ना ये आपका एक पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है, और इस तरह आप सीखते रहेंगे, आगे जाएंगे इस भी सीखेंगे, नॉट भी होता है, ठीक है। और अभी हमने कुछ डिस्कस कर लिया, कुछ नहीं किए, तो इनको हम देख करेंगे। तो इन क्या करेगा, इन जाकर उस यूनिनेम में चेक करेगा कि भाई ए उसमें मौजूद है या नहीं, ठीक है। अगर मौजूद हुआ तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। समझ लें इस चीज को। मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिखा, यही कंडीशन लिखता हूँ, ए इन, ठीक है। और मैं एक और यहाँ पे स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ सैलानी, सही है। तो जरा समझिएगा, यूनिनेम में भी क्या आएगा, यूनिवर्सिटी का नेम आएगा, सही है। बस फर्क ये वो वेरिएबल है, या मैंने डायरेक्टली नेम लिख दिया, सही है। तो जरा मुझे बताइएगा आपका जो ए है वो सैलानी में मौजूद है या नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं, क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अब लेट्स सपोज मैं सारे ए हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटाता हूँ मैं, यहाँ से भी हटाता हूँ, क्या उसको मिलेगा ये, नहीं मिलेगा। तो क्या देगा ये, फॉल्स दे देगा, सही है। तो इन जो है बहुत क्या है, ये पावरफुल इसका एक कीवर्ड है जो आपको चेक करके बताता है, भले ही आपकी कोई भी डेटा टाइप हो उसमें चेक करके बताएगा कि आपकी वो कंडीशन लाया करती है नहीं करती, मतलब हमारा ए उसमें मौजूद है या नहीं। इतना समझ आ रहा है सबको? लेकिन मैंने कहा था मुझे सारे वोवेल चेक करना है, मुझे क्या करना है, सारे वोवेल चेक करना है, सही है। तो अब जरा समझिएगा इस बात को। अच्छा भाई, ए ई आई ओ यू, बातें कौन कर रहा है, बातें नहीं करे भाई, यहाँ समझे। ए ई आई ओ यू, मैंने क्या कहा था, मुझे चेक करना है मेरा वोवेल यूनिवर्सिटी के नेम में मौजूद है या नहीं। तो कंडीशन किस तरह की बन रही है यहाँ पर, क्या सारे वोवेल मेरे यूनिवर्सिटी के नेम में होने चाहिए या कोई एक भी चलेगा। हाँ भाई, कोई है जो बोल रहा है कि सारे होने चाहिए। हाँ भाई है, तो मसला नहीं, बता दें, समझाने के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन अगर दोबारा से बताऊं, मैंने ये कहा था कि हमें चेक करना है हमारा कोई वोवेल यूनिवर्सिटी के नेम में है या नहीं, मतलब कोई एक की बस हमें प्रेजेंस देखनी है, भले वो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, कोई भी एक चीज हो, ठीक है। तो ये कंडीशन किस तरह की बन रही है, अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर के पीछे जाएं तो लॉजिकल ऑपरेटर हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे, एंड और नॉट, तीन पढ़े थे, एंड, ओ आर और नॉट, सही है। तो तीनों में से मुझे यहाँ पे कौन किसको यूज करना चाहिए, और को, शाबाश, किसको यूज करना चाहिए, और को। हाँ भाई, ऑफ करने वाली सही है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसके बाद और लिखूंगा, ठीक है। और सेकंड वॉवेल क्या है मेरा, ई, ठीक है। ई के साथ भी क्या करूंगा, इन यूनिनेम, सही है। फिर क्या करूंगा, फिर से और लिखूंगा, ठीक है। और क्या लिखूंगा, आई इन यूनिनेम, और फिर क्या करूंगा, दोबारा और लिखूंगा, ओ सही है भाई। तो हमने क्या किया, इतनी सारी कंडीशंस को हमने एक ही लाइन पे लिख लिया। जी बोले, मतलब अच्छा बताता हूँ मैं, इसको करना है, मेरे भी होगा किसी हो करना है।
सबने पीसी ऑन कर लिए? करूँ कनेक्ट? चलें, तो ये समझ आ गया सबको कि हमने ए ई आई ओ यू सबको यूनी नेम के अंदर चेक कर लिया, सही है। अब अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं हम यहाँ पे, सही है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेरेंट यस वॉवेल इज इन द यूनिवर्सिटी है, सही है भाई। अच्छा, लेकिन हम क्योंकि नेचुरली पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन को भी चेक करना है। हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन को भी चेक करना है। तो क्या करूँगा मैं, नहीं इफ लिखूंगा ना अंदर दोबारा से, ठीक है। इफ, और क्या करना था मुझे, लेंथ चेक करनी थी। अब क्या करना था, लेंथ चेक करनी थी। तो किस तरह बनेगी लॉजिक, ज़रा समझिएगा। क्या कहा था मैंने कि यूनी नेम की लेंथ ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 20, या कोई भी नंबर ले सकते हैं, 20 बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है। आप तो कुछ भी ले सकते हैं। तो हम चेक क्या करेंगे कि यूनी नेम की जो लेंथ है वो 20 से अबव है, तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, भाई आपकी यूनिवर्सिटी का नेम लॉन्ग है, ठीक है, या कुछ और, ठीक है, कुछ भी मैसेज प्रिंट कर देंगे। सही समझ आ रही है? लिखेंगे किस तरीके से इसको, लेंथ के फंक्शन के अंदर यूनी नेम करेंगे। हाँ, क्या करेंगे, लेंथ के फंक्शन के अंदर यूनी नेम का यूज़ कर लेंगे, शाबाश। तो क्या करूँगा, मैंने लेंथ लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा यूनी नेम, सही है। अच्छा, कुछ बच्चों को लेंथ के बारे में ना पता हो शायद, हालांकि हमने इसको स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे समझ लें जल्दी से। अगर मैं लेंथ लिखता हूँ और अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग पास करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा क्या बता रहा है मुझे, क्या आंसर दे रहा है, 7। अब ज़रा काउंट करें, SAY 3 4 5 6 7, टोटल लेटर सिखा दिए इसने हमें, सही है। अच्छा, तो अगर मैं इसको इस तरह से करके लिखूंगा यूनी नेम, तो मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा भाई यहाँ देखें सारे क्या मसला है, यहाँ फोकस करें। ये जो मुझे नंबर मिलेगा इसकी डेटा टाइप क्या होगी, हाँ भाई, इंटीजर होगी, स्ट्रिंग होगी, क्या होगी, हाँ भाई, इंटीजर होगी, स्ट्रिंग होगी, दोबारा बताएं। कैसे पता आप लोगों को, कैसे पता है, पता तो वो तो सही है आपकी बात, इंटीजर डेसिमल होता है भाई। इंटीजर डेसिमल कहाँ होता है, अभी मैंने वर्ड पर गौर किया। इंटीजर तो अलग है, डेसिमल अलग है। अगर मुँह से निकल के अलग बात है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंटीजर डेसिमल नहीं होता, फ्लोट होता है डेसिमल। मैं बस सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि भाई 7 जो है यहाँ पे, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। कोई है जो स्ट्रिंग बोले? अच्छा, इतने मसले वाली बात नहीं है, डरा नहीं करें, चेक कर लिया करें, सही है। वैसे तो इंटीजर ही है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाना चाह रहा हूँ कि कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आपके पास आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक टाइप का फंक्शन है जो क्या बताता है, उसकी डेटा टाइप बता देता है। क्या बता रहा है भाई, इंटीजर है, सही है। बस मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था। अब क्या लिखूंगा मैं, ग्रेटर देन 20 लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा, तो फिर आके अपना मैसेज प्रिंट कर दूंगा। सही है, बस मैंने एक रैंडम मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई ये यूनी का नेम क्या है, काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एल्स की स्टेटमेंट की मदद से इसको मैं हैंडल करूँगा, ठीक है। एल्स लिखता हूँ और इसका अपॉजिट मैसेज यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। और सिमिलरली मैं यहाँ पर आके ऊपर वाले इसको भी हैंडल कर लूँगा और यहाँ पे क्या बोल दूँगा, हाँ भाई यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करना चाहिए मुझे, हाँ भाई, हाँ सही है। मतलब मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या बनना चाहिए, बिल्कुल आप लोगों ने बताया, कुछ भी लिख सकते हैं हम, लेकिन ये कंडीशन कब हैंडल होगी, जब वॉवेल नहीं मिलेगा, वॉवेल नहीं मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, नो, अरे यार
भी लिखना है। सही है भाई, क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक? करूँ इसको एग्जीक्यूट? चलें, नाम बता रहा है। हाँ भाई, कोई बता आपकी यूनिवर्सिटी का नाम? आपकी मर्जी, और भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर भी आपके पास कोई कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोबारा इफ लगा सकते हैं। नेस्टेड इफ बता रहा हूँ, अगर नेस्टेड इफ होगा तो इस तरह से होगा, सही है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी आप बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं सॉरी लॉजिक बना सकते हैं, सही है। तो आप इसके अंदर एक और इफ लगा सकते हैं, आपके पास और बहुत सारी कंडीशन है तो आप यहाँ पे एक और इफ लगा सकते हैं, सही है। वो डिपेंड करता है आपकी लॉजिक क्या है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे मेरे दिए हुए तो उसमें आपको आपका माइंड जो है ना खुल जाएगा कि कितने सारे इफ का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शायद मैंने 4 या 5 लेवल तक के दिए हैं, एक के अंदर दूसरा, तीसरे में तीसरा, फिर एक और करते करते शायद 4 या 5 लेवल तक के मैंने आपको दिए। या लीव ईयर में समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले ये समझाना तो मुझे ये कवर करवाएं तो फिर मैं समझाऊंगा, सही है। अच्छा भाई, तो यहाँ देखने आप सारे क्या हुआ है, मैंने नाम लिख दिया था, रात ने देखा हो पूरा नाम लिखा था, तो उसमें बहुत सारे हमें वॉवेल्स मिले होंगे डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक को ही चेक करेगा, कोई एक भी मिल गया तो आगे चले जाएगा। बात समझ आ रही है सबको? मैंने क्या कहा था कि भाई अगर उसको ए मिल जाता है नेम के अंदर तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब ज़रा समझिएगा, मैं चलो इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँ, एनडी, चलो शॉर्ट लिखता हूँ फिलहाल, एनडी लिखते हैं, बाद में और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई हमारा इसमें क्या है, वॉवेल है। तो ज़रा लॉजिक समझिएगा, जब मेरी ये वाली लॉजिक चेक की जाएगी यहाँ से क्या मिलेगा इसको, हाँ भाई देखें, दोबारा से देखें क्या बोल रहा हूँ। जब ये वाली कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाँ भाई ए इन यूनियन है, क्या मेरी एनडी के अंदर ए मौजूद है, तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आए, अब वो इसको चेक करेगा, ई मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, ट्रू मिलेगा, बस आगे नहीं जाएगा, अब ये यहीं पे रुक जाएगा, मिल गया ना उसको, ठीक है। तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्या मिले, कंडीशन हो गई पूरी, ये ट्रू हो गई, सही है। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि और जो है वो किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पे काम कर जाता है। एक मरतबा ट्रू मिल गया, बाकी अगर सारे के सारे फॉल्स हैं, अगर बाकी सारे फॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर भी ट्रू ही कंसिडर किया जाएगा। एक ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं, तो क्या होगा, ट्रू ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एनडी की जगह नस्ट कर देता हूँ, एक बार मैं लेता हूँ क्वेश्चन, जरा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले नस्ट लिख लिया मैंने, ठीक है। तो जरा देखिएगा, अब यू है और यू मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है, सबसे एंड में लिखा हुआ है, तो सारी कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे इसको क्या मिला, ये भी क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि आई मौजूद ही नहीं है उसमें। ये भी क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। तो देखें एक ट्रू मिला, बाकी सारे के सारे क्या हैं, फॉल्स हैं। तो ये इस एक ट्रू के बिहाफ पे आगे चला जाएगा, मतलब इफ के ब्लॉक में एंटर हो जाएगा, सही है। तो क्या प्रिंट करेगा, यस वॉवेल इज इन द यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। प्रिंट, हाँ भाई प्रिंट करेगा, क्यों, चूंकि एक कंडीशन तो ट्रू हुई है ना हमारे पास, ठीक है, और हमने और लगाया, कंडीशन और तो बहुत सारी लिखी है, लेकिन हमने और का यूज़ किया है, मतलब एक कंडीशन ट्रू होने पे भी चलेगा, तो पहले ये प्रिंट करेगा। अब यूनियन है,
यूनिनेम की क्या लेंथ 20 से ज़्यादा है? नहीं है। तो क्या ये वाली प्रिंट एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा? एल्स वाला होगा, मतलब ये वाला प्रिंट होगा। सही है। तो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट शो होगी हमें, और ये वाला एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमें वॉवेल वाली स्टेटमेंट मिल गई कि हाँ भाई वॉवेल मिल गया उसको, और यूनिनेम इज शॉर्ट। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन था यहाँ से? दो बंदों ने हाथ उठाया था। वॉवेल कैपिटल में एंटर करें तभी क्या वो ट्रू देगा? अच्छा भाई, और पीछे एक और क्वेश्चन था किसी का, यहाँ से किसी ने और हाथ उठाया था राइट साइड पर, कोई है? ये एक ही बच्चा था। अच्छा भाई देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिएगा भाई सारे। अगर हमारे पास अगर हमारे पास जो यूजर नेम इनपुट कर रहा है, अगर वो कैपिटल लेटर में एंटर कर दे, लेट्स सपोज अभी मैंने क्या किया था, मैंने नस को सिर्फ कैपिटल एन बनाया था और यूएसटी स्मॉल लिखा था। सही है, समझ रहे हैं बात को? मैंने क्या लिखा था? पाइथन केस सेंसिटिव, इसको याद रखिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नस लिख देता हूँ सारे के सारे कैपिटल लेटर से। अब क्या होगा? क्या यहाँ पर मुझे ट्रू मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ भाई, नहीं मिलेगा, मुझे ट्रू नहीं मिलेगा। केस सेंसिटिव है, वो सिर्फ स्मॉल यू को ही तलाश करेगा जाकर। समझ रहे हैं बात को? तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? डायरेक्ट नो वॉवेल इज फाउंड। सही है, समझ आ रही है? अब इसका हल क्या है? ये तो गलत हो रहा है। हाँ, क्या करेंगे? लोअर मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे? लोअर मेथड यूज करेंगे। कहाँ पर करेंगे लेकिन? क्या मैं बारी बारी यहाँ पे लगाऊं? ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, शाबाश। क्या करना पड़ता है हमें? जहाँ हमें यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं वहीं पर उसको हैंडल कर देते हैं। तो डॉट लोअर लगाया। ठीक है, डॉट लोअर लगाया। अब क्या हो जाएगा? भले ही वो कैपिटल में लिखे, स्मॉल में लिखे या मिक्स करके लिखे, ठीक है, हमारा केस, तमाम केसेस हैंडल हो जाएंगे। सही है। तो जो आपने पूछा था ना लड़के, नाम क्या है आपका? हारिस। आपने जो पूछा था ना कि अगर कैपिटल ए उसने लिख दिया या कोई वॉवेल वाला लेटर उसने कैपिटल लिख दिया, तो असल में उसको हैंडल इस तरह से किया जाता है कि जब आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, उसी टाइम पर उसको डॉट लोअर लगा दें। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो कुछ भी केसेस बना के लिखे, स्मॉल में लिखे, साथ सबको कैपिटल में लिखे, या मिक्स करके लिखे स्मॉल और कैपिटल। सही है, आपका सारे के सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे? पहली लाइन पे स्मॉल बन जाएंगे, और आप अंदर आके उसको स्मॉल लेटर के साथ चेक करें, बस इतना ही नाम है। सही है, ठीक। अबे वॉवेल को कैपिटल में लिखा है कौन? ये वॉवेल जो लिखे हैं यहाँ पे। हाँ, कंडीशन चेक करते हुए यहाँ बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ हाँ। पर हाँ, वो वॉवेल को कैपिटल में लिखता है। हाँ। तो ये लोअर काम नहीं करेगा हमारा। हाँ, फिर नहीं करेगा। पर नहीं करेगा। अच्छा भाई, आप किसके पीछे में डिस्टर्बेंस आ रही है मुझे बताओ। क्या इशू आ रहा है? सेनानी का इसका ये जादू है, जादू है तो शायद। इसके अलावा इसके लिए आपकी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो, मगर फिर भी आप एंटर करो। मंथली स्टेप मानी पड़ेगी पूरी क्लास को, इसलिए आपको सेक्रीफाई करो। आपकी सारी क्लास सेट है। हाँ बेटा, वो तो तुमने नेटवर्किंग वाला पीसी खोला हुआ। हाँ, क्या हुआ शिवा से? अभी तो सर खुद से पढ़ा है ना, चल रहा ये वाला इशू नहीं है। अभी पीसी पे नजर आना है। वॉवेल्स काउंट करने हैं। क्या करना हो? इस लेटर में, इस वर्ड में कितने वॉवेल्स हैं? हाँ। वो कैसे करें? उसके लिए मेथड होता है हमारे पास, डॉट काउंट करके। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लिखा, मैं फिर यहाँ पे एक सलानी दे देता हूँ। मैंने पहले उस
वर्ड को लिख लिया या उस सेंटेंस को लिख लिया या उस पैरा को लिख लिया और एंड में आऊँगा क्या लिखूँगा डॉट। अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे ना काउंट तो आपको ये रिकमेंड कर रहा है, आप क्या करें यहाँ पे बता दें ए काउंट करके बताओ, ठीक है। तो क्या बता रहा है, सही है, जितने होंगे उतना आपको काउंट करके बता दें। सारे करने हो तो फिर आपको बारी बारी देखना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है ऐसा कोई मेथड हो, फिलहाल मेरे माइंड में इस तरह कोई मेथड नहीं है। हो सकता है कोई इस तरह का मेथड हो कि आप उसमें क्या कर सकते हो, सारे वोबिल एक साथ डालें और आपको काउंट करके बता दें कि भाई ये वोबिल इतनी इतनी मरतबा मौजूद है। एंड के साथ अलग अलग करके लगा सकते हैं। हाँ, एंड के साथ कहाँ पर? इसी के जैसे हमने काउंट किया कि एंड लगा के नहीं ये नहीं चलेगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे चलेगा नहीं। मल्टीपल काउंट मेथड एक ही लाइन, वो मल्टीपल हो एक ही लाइन। एंड से क्यों करेंगे, तो आप कंडीशन चेक कर लेंगे आप इस तरह बोल रहे हैं ना। इस तरह एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं क्या बता रहा है आपको, 1 बता रहा है, मतलब वो लास्ट वाले का बता रहा है, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है आई वाले का, क्योंकि आई एक मतलब आया हुआ है ना, तो उसी का आपको आंसर देना है। तो एक लाइन में वैसे भी सही लॉजिक बन नहीं रही थी, क्योंकि एक लाइन में इतनी सारी चीज़ें अब लिखते हैं ना, मतलब कंडीशन चेक करना हमारा कोई मकसद होता है वहाँ पे। अच्छा भाई, सबके पीसीज हो गए स्टेबल्स। अब यहाँ देखें सारे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर सर वो मेरे को पेंडिंग है। क्वेश्चन क्या था यार, ये जो हमने फर्स्ट लॉजिक लिखी है, हाँ इसमें वो कैपिटल यूज करता है, हाँ तो ए आई वो कैपिटल करता है, फिर लोअर का फंक्शन जो है, लोअर का मेथड जो है वो काम नहीं करेगा, हाँ, अपर लगाना पड़ेगा, फिर अपन लगाना पड़ेगा। और अगर वो मिक्स करता है ए कैपिटल वो जो है वो आपका स्मॉल करता है, हाँ, फिर क्या करना पड़ेगा। अब देखें यही मसला होता है कि यूज़र के माइंड में पता नहीं होता ना हमें कि वो किस मूड में है, सही है। सीरियस मूड में तो हो सकता है कि भाई वो सही सब कुछ दे दे, स्मॉल में दे दे, कैपिटल में दे दे, सही, लेकिन अगर वो मिक्स करके दे रहा है फिर आपके पास मेथड इस तरह का मौजूद नहीं है। तो इसीलिए बेटर ये होता है कि आप क्या करें, यूज़र जहाँ पे इनपुट दे रहे हैं ना, हम उसको वहीं पर हैंडलिंग कर लें, लोअर बना दें। अभी चूँकि हमने सारे वोवेल्स को स्मॉल लेटर में यूज़ किया है, ठीक है, स्मॉल केस में यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने ऊपर को क्या बना दिया, ऊपर यूनियन को स्मॉल बना दिया लोअर करके। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल के साथ लॉजिक लिखी होती अपनी, कैपिटल ए इन यूनियन, कैपिटल ई इन यूनियन, अगर मैंने कैपिटल के साथ अपनी लॉजिक लिखी होती तो फिर वहाँ पर अगर डॉट लोअर बनाता फिर भी ये फेल हो जाता, मतलब फॉल्स मिलता हमें। तो फिर हम डॉट ऊपर क्या करते, ऊपर वाले को अपर बना देते, सही है, लेकिन अपर नहीं बनाया जाता। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसमें हैंडल करें चीज़ों को, लोअर में। अभी आप आगे प्रोग्राम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि हम अगर यूज़र का कुछ कोई जैसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लिखा जाता है, हम उसको भी लोअर बना के अपने पास हैंडल करते हैं लॉजिक के अंदर, ठीक है, ताकि हमारी लॉजिक एक स्मूथ हो सके। वरना पता है आपके पास मैंने इतनी सी चीज़ लिखी है ना, ये इतनी सी चीज़ ना आपकी ये बढ़ सकती है। अगर आप डॉट लोअर यूज़ नहीं करेंगे ना तो क्या करेंगे, फिर आपको ये पूरी लॉजिक कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू, सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और करके, फिर आपकी हैंडल हो जाएगी ये। लेकिन कितनी लंबी लाइन हो जाएगी आपकी ये, समझ रहे हैं, ऑटो लाइन भी चलेगा आपका अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे, लेकिन बहुत लंबी आपकी लॉजिक बन जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है कि आपने क्या किया, डॉट लोअर का यूज़ किया और इतनी सी चीज़ में उसको एग्जीक्यूट हैंडल कर दिया। सही है भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, सबको क्लियर है? अच्छा, हम आगे चलते हैं मल्टीपल एज, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस भी करवानी है इस चीज़ की। यार बातें नहीं करो, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, बातें करनी तो क्लास से बाहर चले जाओ आप लोग, किससे भी बात करनी है। मल्टीपल एज बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है। क्या करते हैं हम इसके अंदर, सिर्फ इफ को बार बार लिख रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, इफ को ही बार बार लिख रहे होते हैं। सब कुछ वही जो हम ऊपर डिस्कस करके आए। मैं सबसे पहले वाली एग्जाम्पल उठाता हूँ जिसमें हमने क्या किया था। सबसे पहले क्या चेक किया था, हमने इवन को चेक किया था कि नंबर इवन है या नहीं। अगर नंबर इवन होता था तो फिर हम क्या चेक करते थे कि नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, फिर हम ये चेक करते थे। सही है, मैं अभी इसी चीज़ को, ये मेरी लॉजिक किससे लिखी थी, मैंने नेस्टेड इफ से लिखी थी। तो नेस्टेड इफ में क्या होता था कि भाई एक कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी कंडीशन चेक होती है,
ठीक है, एक कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू होती है तो फिर सेकंड कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स है मेरी, अगर मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो सेकंड वाली को तो चेक नहीं किया जाता, सेकंड वाली चेक नहीं होती। सही, मतलब एक हायरार्की बनी हुई है कि भाई पहली कंडीशन आपकी चेक होगी तो फिर दूसरी वाली होगी, अगर दूसरी वाली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर उसके अंदर अगर हमने कोई और कंडीशन लिखी है तो फिर वो चेक की जाएगी। समझ आ रही है? मतलब हर अंदर वाला इफ अपने से ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है। सही है, अगर 3 इफ मैंने लिखे तो सबसे लास्ट वाला जो इफ है वो ऊपर वाले पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो ट्रू होगा तो फिर हमारी थर्ड वाली इफ की कंडीशन चेक की जाएगी, और अगर सेकंड वाला किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वाले पे, तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा तो फिर सेकंड वाले को चेक किया जाएगा। तो हर अंदर वाला इफ अपने से ऊपर वाले इफ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये नेस्टेड इफ है। या इन सिंपल वर्ड्स बहुत सिंपल सा है कि भाई कंडीशन आपकी सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर आपको सबसे आखिरी वाली कंडीशन तक पहुंचना है ना, तो आपने जितनी भी कंडीशंस लिखी हैं वो सब की सब क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो मल्टीपल इफ है उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले वही लॉजिक लिखता हूँ, बल्कि ऊपर से कॉपी करता हूँ ताकि टाइम बच जाए। मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि ये सारे करते हैं। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे आ गया। सही है भाई, अब जरा देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने क्या किया, मैंने वही यूज़र से नंबर इनपुट करवा लिया। ठीक है, ये लाइन सबको समझ आ रही है ना? यहाँ पे नंबर यूज़र ने इनपुट किया और उसको टाइप कास्ट भी कर दिया हाथ के इंटीजर में। चलो भाई, इतना काम हो गया। अब क्या हुआ, पहले मैंने चेक किया कि क्या मेरा नंबर इवन है या नहीं। यहाँ पे वो कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास क्या होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ आ रही है? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली लाइन क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही है, लेकिन बताइएगा जरा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो इस कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या मेरे पास इस पर कुछ फर्क पड़ेगा, या ट्रू होने पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये कंडीशन भाई अलग है, ये कंडीशन बिल्कुल अलग है। अब जरा समझिएगा भाई, मैंने पहले किस तरह लिखा हुआ था, यहाँ बदल के लिखा हुआ था। अगर आप लोग गौर करें, ऊपर जाके देखें तो हमने उसको उसकी ब्लॉक में लिखा हुआ था। ठीक है, उसके स्कोप में लिखा हुआ था। ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं। तो मैंने इस वाले इफ को ऊपर वाले इफ के ब्लॉक में, ऊपर वाले इफ के स्कोप में, या ऊपर वाले इफ के इंडेंटेड लाइंस पे लिखा हुआ था। तो मतलब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे वाली काम करेगी। ठीक है, नीचे वाली चेक की जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वाली चीज़ आ गई। ओएस ना, यहाँ पे आपकी वो वाली बात आ गई कि अगर मुझे इंडिपेंडेंटली चेक करना है तो आप फिर उसको इस तरह से चेक करेंगे। क्या करेंगे, आप हर कंडीशन के साथ इफ लगाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अपनी लॉजिक को एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब होगा क्या, यूज़र आया, यूज़र ने नंबर लिखा, लेट सपोज 18। ठीक है, उसने नंबर लिखा 18। अब आपकी ये कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू होगी। तो आपको ये मिल जाएगा, या आपको ये वाला मैसेज प्रिंट होकर मिल जाएगा। समझ आ रही है सबको? ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी। ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स। तो जब ये फॉल्स होगी, आपकी वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। समझ रहे बात को? अच्छा, इसका अपोजिट केस, अगर यूज़र आया, यूज़र ने यहाँ पे नंबर लिखा फॉर एग्जाम्पल 31 और नंबर डाल दिया, तो ये कंडीशन क्या बन रही है मेरे पास, ये कंडीशन क्या बन रही है, फॉल्स। सॉरी, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, कोई मसला नहीं है। आगे चला जाएगा कंपाइलर, वो इसको चेक करेगा कि क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मैसेज प्रिंट करेगा, वरना नहीं करेगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं उसको। नम लेट सपोज यूज़र ने सबसे पहले लिखा 18। ठीक है, तो 18 से क्या हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है मेरे पास, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन उसी जगह ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसने वाला मैसेज प्रिंट किया, हालांकि उसने इसको चेक किया होगा, लेकिन जब चेक किया उसमें यहाँ पे क्या मिला, फॉल्स मिला, तो उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया। समझ रहे बात को? तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये मल्टीपल इफ है। ये क्या है, मल्टीपल इफ है। अब सेकंड लॉजिक की जरा समझ लें। अच्छा भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। वैसे प्रैक्टिस करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी समझ आ रहा है किस तरह यूज़ करना है।
हाँ अगर वो यहाँ पे 20 लिखता है तो दोनों ही ट्रू हो रही है। हाँ, तो ये दोनों लाइन्स ट्रू एग्जीक्यूट होगी, सही है, करेगा। बिल्कुल। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेट सपोज उसने यहाँ पे लिखा 20 लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 20 पे क्या हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है और ये भी ट्रू हो रहा है, तो दोनों लाइन से एग्जीक्यूट करेगा वो, सही है, दोनों लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। और इसमें आप कितनी भी चाहें इफ लिख सकते हैं, जिस तरह हम ऊपर नेक्स्ट इफ में जितने इफ चाहें, कंडीशन डिपेंड करती है कि कितने हमारे पास कंडीशन है, हम उतने इफ लिख सकते हैं, लेकिन एक के अंदर एक होगा वहाँ पर। यहाँ पर क्या है, आपने बस मतलब लाइन के स्टार्ट से ही लिखना है और जितने आप इफ चाहें उतने इफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई सबको? हाँ भाई, कोई मसला? अच्छा भाई, अगर सबको समझ आ गई ना वैसे? हाँ, सिंगल लाइन में एक इफ होगा, सिंगल लाइन में आपने एक इफ की कंडीशन लगाई, हाँ। इसी लाइन में एक और इफ नहीं लगा सकता, नहीं, लाइन इस लाइन में नहीं हो लगा सकता। के इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? हाँ भाई, सबको समझ आ गई है? पक्का? हाँ, प्रैक्टिस के लिए टाइम अभी निकालेंगे हम, 45 पे देखते हैं, ठीक है। 5 का अगर क्लास ओपन है मसला तो नहीं है, 5 मिनट्स अगर आप लोग एक्स्ट्रा दे दें यहाँ पे, ठीक है। नहीं ज़्यादा नहीं, फिर जुनेद भाई को जाना होगा, गुस्सा करता है। हाँ, सर नेस्टेड कंडीशन में पहला इफ ट्रू होना लाजम है। लाजमी नहीं। आपने बताया हाँ, अच्छा, पहला वाला, सॉरी मैं अंदर वाला समझ रहा था। हाँ बिल्कुल, पहला वाला ट्रू होगा तो ही आपका अंदर वाला कोड फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाली एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर अंदर वाली लॉजिक एग्जीक्यूट होगी। पहला अगर फॉल्स हो गया तो वो यहीं से क्या होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो यहीं से निकल के अपने पास एल्स पे आ जाएगा, अपनी एल्स की स्टेटमेंट पर आ जाएगा वो, उसके करेस्पॉन्डिंग जो एल्स लिखा है, सही है भाई। अच्छा, आपको इधर इसको समराइज करेगा कि अगर मैं पूछूँ यहाँ पे क्वेश्चन कि मुझे किस तरह मालूम होगा, दोनों चीज़ें पढ़ ली ना, नेस्टेड मल्टीपल एक समझ आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मुझे किस तरह मालूम होगा कि मैंने कौन सा इफ कब यूज़ करना है, मतलब मैं कब नेस्टेड इफ का यूज़ करूँगा और कब मैं मल्टीपल इफ का यूज़ करूँगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरा? हमने सिंपल इफ पढ़ा, नेस्टेड इफ पढ़ा, मल्टीपल इफ पढ़ा। सवाल ये है कि कौन सा इफ किस वक्त यूज़ करना है, समझ आ रही है? मतलब ये किस तरह डिसाइड करेंगे कि भाई नेस्टेड इफ यूज़ करना है या मल्टीपल इफ यूज़ करना है या सिंपल इफ यूज़ करना है। हाँ भाई, अगर वो डिपेंडेंट होगा, अगर हमें एक बारी क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन था, अगर 2 डिविजिबल है और उस पर 10 से डिविजिबल होगा तो हमें एक चीज़ का आइडिया हो रहा है कि ये डिपेंड कर रहा है, ये 10 जो डिपेंड कर रहा है 2 के ऊपर, तो यहाँ हमें नेस्टेड लगाना चाहिए। सही है। बट अब ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि जिसमें वो डिपेंड नहीं कर रहा कि ये ट्रूथ है ये फॉल्स है, डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे आइडिया करते हैं ये मल्टीपल है ये नेस्टेड है। सही है। अच्छा भाई, पीछे से कोई बता रहा था, अहमद आप आंसर कर रहे थे कुछ जी? अच्छा जी, बोले। एक ही कंडीशन की डिफरेंट स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए डिपेंडेंट इफ यूज होता है, कि जो इंडिपेंडेंट इफ है वो तो मुख्तलिफ कंडीशंस पे यूज होता है। फर्स्ट वाली लाइन क्या बोली थी, ये कंडीशन की? जैसे कि आपने कहा था कि पहले मोहम्मद आ गया या नहीं आना, ठीक है ना, मोबाइल हमने चेक किया, हमने चेक करना था कि उस नाम की कितनी लेंथ है, सेम कंडीशन की डिफरेंट स्टेट चेक करने के लिए डिपेंडेंट इफ यूज हो सकता है। सही है। और बाकी कोई है, कोई और आंसर करना चाहे? हाँ भाई, कोई भी नहीं है? समझ आया नहीं आया, पहले ये बताएं। कंडीशन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में, अगर आपको आपके पास बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि एक कंडीशन ट्रू होगी तो आप दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो तीसरी कंडीशन को चेक करेंगे। अगर मैं आपको आपकी एक एग्जाम्पल पे लेके जाऊँ, जो शायद मैंने 2 या 3 क्लास पहले आप उसके साथ डिस्कस की थी कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, वो राइट पर जा रहा है, ठीक है। तो ये शायद लॉजिकल ऑपरेटर जब पढ़ा था उस टाइम हमने इसको डिस्कस किया था, इस कंडीशन को। एक बच्चा है वो राइट लेने जा रहा है, ठीक है, मतलब झूला झूलने जा रहा है, तो अब उससे डिफरेंट सवाल किए जाएंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कुछ इस तरह करके था कि उसके पास टिकट की अमाउंट है, क्या वो अकेला है, अगर अकेला है तो उसकी एज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो छोटा है 18 से तो उसके साथ पेरेंट्स होने चाहिए, सही है। तो यहाँ पर हमने तीनों कंडीशंस को एंड के साथ भी देखा था और के साथ भी देखा था, समझ आ रही है? तो अगर हम एंड के साथ देखेंगे ना, तो हम फिर कौन सी कंडीशन का यूज़ करेंगे?
अगर एंड के साथ मैं बोलता हूँ भाई एक बच्चा है, उसकी एज 18 से अबव होनी चाहिए। अगर 18 से अबव है, 18 या 18 से अबव है, तो फिर उससे पूछा जाएगा कि भाई क्या उसके पेरेंट्स साथ हैं या नहीं, दूसरी कंडीशन पूछी जाएगी। ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स साथ हैं, अगर वो बोलता है यस, फिर पूछा जाएगा कि क्या उसके पास टिकट की अमाउंट है, जो भी टिकट की अमाउंट है। अगर वो बोलता है यस, तो उसको फिर टिकट दिया जाएगा। अब जरा समझिएगा इस कंडीशन को कि एक के बाद एक कंडीशन, पहले पूछा जा रहा है 18 या 18 से अबव है। अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो उसको टिकट मिलेगा? भाई वो लेके जाओ, सही है। 18 या 18 से बड़ी एज है तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही है, पेरेंट्स के बारे में। अगर वो बोलता है यस तो फिर थर्ड पर आएंगे। अगर उसने सेकंड को बोल दिया नो, ठीक है, पेरेंट्स साथ नहीं है, तो क्या फिर भी टिकट मिलेगी उसको? फिर भी नहीं मिलेगी। 18 से ज़्यादा उसकी एज होने का फायदा फिर भी नहीं हुआ, फिर भी उसको भेज दिया जाएगा। अब पेरेंट के साथ है, उसकी एज भी 18 से अबव है, लेकिन टिकट की अमाउंट ही नहीं है, तो क्या मिल जाएगी उसको? अभी नहीं मिलेगी। मतलब आपके पास एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, और क्या होनी चाहिए? सारी ट्रू होनी चाहिए इन अ सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी नहीं बता रहा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, तो कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है हमारे पास? लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और यूज हो रहा है। तो हमने जितने सारे नेस्टेड लिखे हैं ना, इसको हम एंड की मदद से भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे पता हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी जो समझो पहले बताएं क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आपको सारी कंडीशन चेक करनी है, लेट्स सपोज बोलता है भाई एक बच्चा है, अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है ना, तो जब उसको टिकट मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसके साथ पेरेंट्स हैं, जब उसको टिकट मिल जाएगा। मतलब पहली वाली बाद वाली कंडीशन पहले वाले पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास टिकट की अमाउंट है, तो जब भी उसको टिकट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? मतलब और वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। डिपेंडेंसी नहीं है, और वाली कंडीशन आ रही है कि भाई कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, तो उसको टिकट दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा भाई, मुझे लिस्ट का इंट्रोडक्शन देना था अभी, तो अभी मैं लिस्ट का इंट्रोडक्शन दूँ या प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने बताएं? हाँ भाई, अच्छा भाई देखें, इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, आज तक हमने कितने डेटा टाइप्स पढ़े थे? 4 पढ़े थे, ठीक है। हमने जिसका पहले सिर्फ जिक्र किया था जब हमने डेटा टाइप्स को देखा था, ठीक है। लेकिन अब जो है हम बाकायदा एक 5वीं डेटा टाइप स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फर्स्ट 4 कौन से थे? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। अभी चौथी जो डेटा टाइप, 5वीं डेटा टाइप है लिस्ट, ठीक है। अच्छा, लिस्ट इसका नाम जो है ना, वो इस तरह रखा गया है कि आपको थोड़ा सा खुद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम ऐसी चीज़ की बात करने वाले हैं कि जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा स्टोर होने वाला है, ठीक है। हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा, मतलब एक से ज़्यादा डेटा टाइप हम इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, सही है। तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हमें लिस्ट बनानी हो तो हम किस तरह से बना दें? हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने इसको डिस्कस किया था, हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से लिस्ट को क्रिएट करते हैं, सही है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ साथ एक हमारे पास इसका फंक्शन होता है, वो है लिस्ट करके, ठीक है। हम इसकी मदद से भी क्या कर सकते हैं? लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ, सॉरी, टाइपकास्ट, हाँ, टाइपकास्ट भी बोल सकते हैं और लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ समझते हैं, देखें। मैं यहाँ पे सिंपल सी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रैंडम लिखता हूँ, रैंडम लिस्ट। एक मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है, इक्वल्स टू दिया, और मैंने इस तरह के ब्रैकेट्स बना दिए, सही है। अच्छा भाई, बातें नहीं कर रहे, यहाँ समझने न्यू टॉपिक है, थोड़ा गौर से सुने। मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले सीखा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? नाम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? हम इक्वल्स टू लिखेंगे और ब्रैकेट बना के उसमें अपना जो भी डेटा हुआ उसको लिख देंगे, सही है। तो अगर आपको याद हो, हमने इंटीजर को भी देखा था, हम कोई वेरिएबल रखते थे, इक्वल्स टू करके राइट पे कोई इंटीजर लिख दिया करते थे, या कोई फ्लोट लिख दिया करते थे, या कोई स्ट्रिंग लिख दिया करते थे। बात समझ आ रही है? और वो स्ट्रिंग क्या होता था? हमारे पास लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर जाकर
सेव हो जाता था, स्टोर हो जाता था। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर भी यही चीज़ है कि मैं यहाँ पे इन ब्रैकेट्स की मदद से लिस्ट तो क्रिएट कर लूँगा, इन ब्रैकेट्स की मदद से लिस्ट तो क्रिएट कर लूँगा, लेकिन अगर मैं ये वाला पार्ट ना लिखूँ तो भाई मैं स्टोर नहीं कर सकूँगा, मैं किसी वेरिएबल में उसको स्टोर नहीं कर सकूँगा। सही है? तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम लिख लिया इक्वल टू करके, फिलहाल मैंने इस तरह के ब्रैकेट्स यूज कर लिए। ठीक है? अब अगर मैं इसमें कुछ ना लिखूं, जरा सपोज करिएगा इसमें कुछ ना लिखूं, तो क्या ये लिस्ट बन गई या नहीं बनी? बन गई है, लिस्ट तो बन गई, डेटा मौजूद नहीं वो अलग बात है। सही है? मैंने कहा लिस्ट बनती ही किस वजह से? इन स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से बनती है। हाँ, कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो ये क्या होता है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से बनती है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके नीचे आता हूँ, मैं बोलता हूँ टाइप रैंडम लिस्ट। ठीक है? तो अब देखिएगा क्या बता रहा है, ये लिस्ट बता रहा है। ठीक है? ये फर्स्ट टाइम इनको स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने इंटीजर को देखा था इस तरह करके टाइप करके, फ्लोट देखा था, बूलियन देखा था और स्ट्रिंग देखा था। तो अब आपने देखा कि भाई लिस्ट हमें इस तरह से क्रिएट होकर मिल जाती है। अच्छा, अब बहुत पावरफुल है ये जो है लिस्ट जो होती है आपकी, वो एक से ज़्यादा डेटा टाइप को होल्ड कर सकती है, एक से ज़्यादा डेटा टाइप को होल्ड कर सकती है। क्या मतलब हुआ इसका? देखें, मैं इस लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग लिखता हूँ। ठीक है? लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेक्चर 9 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? मैंने एक स्ट्रिंग लिख लिया, मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 9। ठीक है? एक फ्लोट लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज 9.234। ठीक है? मैंने यहाँ पे बूलियन लिख दिया, ट्रू लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। सही है? बात समझ आ रही है? तो ये सारे ही डेटा टाइप को होल्ड कर सकती है। लिस्ट जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, ये सारे डेटा टाइप को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। समझ आ रही है? अच्छा, मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है? और जब मैं आकर इस रैंडम लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो मुझे उसका डेटा, उसका जो डेटा स्टोर हुआ था वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है? जो मैंने डेटा स्टोर किया था मुझे उसमें मिल जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, अब क्या होता है कि सॉरी, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है? एक होता है इंडेक्सिंग, एक होता है स्लाइसिंग। एक होता है इंडेक्सिंग, एक होता है स्लाइसिंग। सही है? फिलहाल बस मैं अभी इंडेक्सिंग बताऊंगा। ठीक है? स्लाइसिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिंपल है वैसे बहुत ज़्यादा। ठीक है? लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो मैं सिर्फ आपको इंडेक्सिंग बता रहा हूँ। सही है भाई? हाँ भाई, सबको समझ आ रही है यहाँ तक? अच्छा, अब जरा समझिएगा इंडेक्सिंग क्या होती है। देखें, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं लेक्चर 9 कौन से नंबर पे मौजूद है, क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं, वैसे नॉर्मली क्या बोलेंगे? अभी प्रोग्रामिंग के लिहाज से नहीं, क्या होता है? फर्स्ट पे बोलेंगे। ठीक है? लेक्चर 9 आप बोलेंगे भाई फर्स्ट नंबर पे मौजूद है इसके अंदर। 9 जो है वो कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे, एंड सो ऑन। सही है? अब जरा यहाँ पे समझिएगा कि हमारे पास जो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स मतलब पोजीशन होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई जो लेक्चर 9 है वो कौन से इंडेक्स पर है? 0 पर, तो ये बात सही है। जो 9 है हमारे पास नंबर, वो कौन से इंडेक्स पर है? 1 पर। 9.234 कौन से इंडेक्स पर है? 2 पर। और ट्रू किस पर है? फॉल्स किस पर है? 4 पर। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास ये होती है इसकी इंडेक्सिंग। सही है? अच्छा, ये किस तरह की इंडेक्सिंग है? पॉजिटिव। किस तरह की इंडेक्सिंग है? पॉजिटिव। हमारे पास एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। उसमें क्या होता है, अब जरा समझिएगा जरा। जब मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ, मतलब जब मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ से चल रहा हूँ? डायरेक्शन मेरी क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जरा देखें, मैंने नंबर 0 कहाँ पे लिखा? सबसे लेफ्ट पे लिखा ना। और जिस समय मैं राइट पे बढ़ता गया, मैं नंबर को अपने बढ़ाता गया, 1 2 3 4। सही है? जब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात होगी तो नंबर या डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी? राइट से होगी। राइट से कहाँ पर?
लेफ्ट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, राइट से लेफ्ट होगी, सही है। तो अभी जो फॉल्स है वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कहां पर मौजूद है, फॉल्स, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कहां पर है, फॉल्स 4 पर है। अच्छा भाई क्यों कन्फ्यूजन हो रही है इतनी, अभी भी माइनस बोल रहे हो, माइनस पे आ रहा हूं मैं। अभी मुझे बताएं अभी पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिहाज से फॉल्स का कौन सी पोजीशन पर है, 4 पर, सही है। अच्छा अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग लिखता हूं तो क्या होगा, राइट से चलूंगा और नंबर क्या होना चाहिए अब, लेकिन 0 हाँ भाई -1 होगा, शाबाश, क्या होगा, -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, मैं वैल्यूज निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ क्या होगा, -3 होगा, ये क्या होगा, -4 एंड दिस इज -5। इतना समझ आ रहा है, चलिए जल्दी समझते हैं। मैं अब आपको बोलता हूँ भाई रैंडम लिस्ट को कॉल करो। अब मुझे इंडेक्सिंग का पर्पस समझा रहा हूँ। मैंने रैंडम लिस्ट लिखा और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे लिस्ट में से फॉल्स निकाल कर ला कर दो। फॉल्स देखा था ना आपने, कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है, सबसे एंड में मौजूद है, सही है। मैं बोल रहा हूँ कि लिस्ट से मुझे क्या करो, फॉल्स को ला कर दो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और उसमें क्या पास करूंगा, इंडेक्स, ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या है मेरे पास, हाँ भाई क्या है वो इंडेक्स, 4 है ना, सही कहा था आप लोगों ने, क्या है वो 4 है। तो जरा देखिएगा प्रिंट करने पे क्या मिल रहा है मुझे, फॉल्स मिल रहा है, समझ रहे हैं बात। लेकिन अगर मैं इसको, अच्छा ये कौन किस तरह की इंडेक्सिंग है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग की मदद से मैंने निकाला है। अगर मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज की होती मैं क्या करता, वही रैंडम लिस्ट लिखता, लिस्ट का नाम ब्रैकेट बनाता और क्या लिखता, -1, ठीक है। तो अभी भी मुझे क्या मिलना चाहिए, फॉल्स, समझ रहे हैं बात। अच्छा मुझे सबसे पहला बड़ा वर्ड चाहिए, सबसे पहले वाला एलिमेंट चाहिए। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग से क्या होना चाहिए वो, -5, शाबाश। तो -5 लिखूंगा, 0 भी हम लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे लेक्चर टाइम मिलेगा। और अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई पॉजिटिव इंडेक्सिंग से लाके लो तो क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, सही है, क्लियर है, ठीक है। इसको बस इतना ही रखते हैं। अभी चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, हमारे पास तकरीबन 15 मिनट्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ, 1 मिनट।